देखिए आज का जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस लिखना है। पारामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय भी कहा जाता है, हिंदी में इसको अनुचुंबकीय कहते हैं। यानी अगर कोई हिंदी स्ट्रीम से एग्जाम देगा तो उसको क्वेश्चन आएंगे अनुचुंबकीय तथा फेरोचुंबकीय में विभेद करें। और इंग्लिश स्ट्रीम में अगर आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन होगा पारामैग्नेटिक, राइट द डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो आपको ये समझना है मैग्नेटिक वर्ड जैसे ही आ रहा है इसका मतलब उसका मैग्नेटिक नेचर की बात किया जा रहा है कि मैग्नेट से उसका क्या रिलेशन है। क्या मैग्नेट किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मैग्नेट किसी सब्सटेंस को रिपेल कर रहा है, क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है। इसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे होते हैं पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, 5 तरह के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप इसका आंसर समझिए, बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 से अधिक डिफरेंस नहीं होगा। पहला डिफरेंस क्या होगा कि पारामैग्नेटिक इट इज वीकली attracted by magnetic field and it is strongly attracted दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इट मे बी converted in a permanent magnet. It can't be changed to permanent magnet. It maintains magnetic nature in absence of मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ लिखिए है, शॉर्ट में लिखिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और इट लूजेस मैग्नेटिक नेचर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 तरह के सबस्टेंस पाए जाएंगे, एक वो सबस्टेंस जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कस के अपनी ओर खींचेगा, उसको कहेंगे क्या, फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, इनको ना मैग्नेट अपनी ओर कस के खींचता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो ये दीज एलिमेंट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। लेकिन जिसको मैग्नेट जो है अपनी ओर अट्रैक्ट तो करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं करता है, वीक फोर्स से करता है, दैट इज कॉल्ड क्या, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो टाइटेनियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, दीज आर द पारामैग्नेट। इनको मैग्नेट अपनी ओर खींचता तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं खींचता है, वीक फोर्स से खींचता है। दूसरा डिफरेंस है कि जो फेरोमैग्नेटिक है उनको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। और क्यों बना सकते हैं, बिकॉज इट मेंटेन मैग्नेटिक नेचर
इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक नेचर शो करते ही करते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए फिर भी ये मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हो सकता है आप लोग बच्चा में ऐसे करके देखे होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी करके देखना। एक मैग्नेट ले लो, चुंबक, ये क्या ले लिया हम लोग, मैग्नेट, और आल्पिन देखते होंगे, वो पेपर पिन होता है मेटल का। आप एक मेटल के पेपर पिन को ऐसे यहां से सटा दो तो वो पेपर पिन क्या हो जाएगा, मैग्नेट में सट जाएगा। अब एक दूसरा पेपर पिन यहाँ पे नीचे सटाओ, आप देखोगे कि ऊपर वाले पेपर पिन के नीचे दूसरा पेपर पिन सट गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब कि इस मैग्नेट के कारण ये नीचे वाला जो पेपर पिन था वो मैग्नेट बन गया, उसमें कैसा कैरेक्टर आ गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। तो दूसरा वाला पेपर पिन ऊपर वाले पेपर पिन में जाके सट गया। फिर क्या काम करो, एक तीसरे पेपर पिन को यहाँ पे सटा दो, तो एक पेपर पिन, दो पेपर पिन, तीन पेपर पिन, इस तरह से 4-5 पेपर पिन एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कि जो लोहा होता है, जो कोबाल्ट होता है, जो निकेल होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट बदल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेट, और सो दैट द अदर पेपर पिन आल्सो अटैच इन द फर्स्ट वन। और यही कारण है कि दूसरा जो पेपर पिन आप लगाओगे वो पहले वाले पेपर पिन में जाके सट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के कारण पहला वाला पेपर पिन क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है, तो दूसरा वाला पिन उसमें सट जाएगा, तीसरा वाला पिन दूसरे में सट जाएगा, चौथा वाला पिन तीसरे में सट जाएगा, सब एक दूसरे से चेन में जुड़ जाएगा। अब थोड़ी देर तक इसको छोड़ दो, ऐसे ही लटके हुए छोड़ दो, और उसके बाद बहुत आराम से इस ऊपर वाले पेपर पिन को पकड़ लो, हल्का से एकदम धीरे से पकड़ लो, हाथ हिलना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से पकड़ के रखना है, और धीरे से इस मैग्नेट को हटा दो। ऊपर वाले पेपर पिन को पकड़ के जाना और हाथ हिलने नहीं देना, और ऊपर से मैग्नेट को हटा दो। आप देखोगे क्या कि मैग्नेट तो हट गया, लेकिन ये तीनों एक दूसरे में अभी भी सटा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा भी दिया जाए, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मेंटेन मैग्नेटिक नेचर। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेट के फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट के प्रेजेंस में तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करते ही है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को हट जाने के बाद भी वो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो एक परमानेंट मैग्नेट में बदलने का कैपेसिटी रखते हैं। आप कहोगे कि सर अगर हाथ हिला दे तो हाथ हिला दोगे ना तो बाकी नीचे जो पेपर पिन है वो नीचे गिर जाएगा वापस। लेकिन ये तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप मैग्नेट को थोड़ी देर रखें। अगर एक लोहा को मैग्नेट के कांटेक्ट में काफी दिन रख दो सटा करके और फिर मैग्नेट को हटा दो ना, तो लोहा में मैग्नेटिक नेचर आ जाता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड, ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, इससे परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। और क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिकॉज जैसे ही मैग्नेट को हटाएंगे, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट लूजेस मैग्नेटिक नेचर। जैसे ही मैग्नेट को हटाएंगे ये मैग्नेटिक नेचर क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में ना आपको ये क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जांपल्स याद रखना। फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो लिख दिए हैं इतना कम से कम याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकता है। आपको याद रखना है आयरन, कोबाल्ट, निकेल
और क्रोमियम ऑक्साइड, ये कैसे हैं? फेरोमैग्नेटिक है, परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। और टाइटेनियम ऑक्साइड और क्यूप्रॉक्स ऑक्साइड ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट में नहीं बनेंगे। अब आपसे जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैग्नेटिक नेचर, और ऑप्शन में दिया रहेगा क्रोमियम ऑक्साइड, क्योंकि आयरन कोबाल्ट निकल तो सबको याद रहता है, सबको पता है कि लोहा जो है चुंबक से सट जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड में स्टूडेंट भूलता है, तो इसलिए ऑप्शन में ना आपको क्रोमियम ऑक्साइड दिया रहेगा, 4 अदर ऑप्शन रहेंगे और एक क्रोमियम ऑक्साइड दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन मैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, क्रोमियम ऑक्साइड शो मैग्नेटिक नेचर। सभी करते हैं, लेकिन ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिए। अगर आपके क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया रहे और मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैग्नेटिक नेचर, तो आपको अगर ये ऑप्शन में दिखाई दे क्रोमियम ऑक्साइड, तो दिस वन इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आपको समझा दिए। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को समझाते हैं। आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? कि सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर और सबसे बेटर सिल्वर। यानी अगर सबसे बेटर कंडक्टर अगर पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी। विच ऑफ द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका आंसर होगा सिल्वर। अब सिल्वर को छोड़ दो तो कॉपर, सिल्वर से थोड़ा कम कॉपर होता है और कॉपर से भी कम एल्यूमिनियम होता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपसे क्रम पूछे, हालांकि ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज तो आना ही चाहिए। जनरल नॉलेज में याद रखना, एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर होता है कॉपर और कॉपर से बेटर कंडक्टर होता है सिल्वर। इसीलिए घर में आप लोग, सभी लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग किया हुआ होगा। हम लोग अपने घर में जो वायरिंग कराते हैं ना, वो कॉपर वायर से कराते हैं, एल्यूमिनियम वायर से नहीं कराते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम से बेटर गुड कंडक्टर होता है कौन? कॉपर होता है। इसीलिए हम लोग अपने घर में जो वायरिंग कराते हैं वो किससे कराते हैं? कॉपर वायर से कराते हैं। कभी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओगे ना, इन्वर्टर खरीदने जाओ या स्टेबलाइजर खरीदने जाओ, पंखा खरीदने जाओ, तो पंखा में मोटर जो होता है ना, आप लोग कभी खोले पंखा खुला हुआ देखोगे तो उसमें तार एकदम महीन महीन लपेट करके मोटर बनाया जाता है। फिजिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे, डायनेमो और मोटर पढ़ाएंगे। तो मोटर में जो क्वाइलिंग किया जाता है ना तार से, वो कॉपर वायर से करना चाहिए, ताकि उसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं हो, क्योंकि कॉपर ना बेटर गुड कंडक्टर होता है और कॉपर से भी अच्छा होता है कौन? सिल्वर। तो आप लोग कहोगे कि सर अगर हम लोग सिल्वर से वायरिंग कराएं तो क्या होगा? तो भैया सबसे बढ़िया होगा। अगर चांदी के तार से आप लोग अब पंखा के वायरिंग कराओ ना, या घर में चांदी के तार का वायरिंग कराओ, तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन क्या है ना, औकात बिक जाता है हम लोग का थोड़े, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं। अब पता नहीं आप लोग का तो पता नहीं है, लेकिन हम तो मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे चले जाओ, हमको ले जाओ और नीचे। तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि सिल्वर का हम लोग वायरिंग कराएं, इसीलिए हम लोग के घर में कॉपर का वायरिंग कराया जाता है। और जो उतना भी खर्च नहीं कर सकता है ना, वो एल्यूमिनियम का तार ही लगा लेता है, लेकिन बेटर होता है कॉपर का तार। खैर ये सब तो हम जनरल नॉलेज बताएं। अब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों? आपको बताए हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल होते हैं उसमें एटम्स एक दूसरे के अगल बगल में अरेंज होकर एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी सिल्वर 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 सिल्वर, इस तरह से सिल्वर के क्रिस्टल लैटिस
सिल्वर के क्रिस्टल लैटिस में इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये फ्रीली मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिल्वर के क्रिस्टल लैटिस में सिल्वर का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री अवेलेबल होता है मूव करने के लिए, पहली बात। और दूसरा बात, सिल्वर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, रेसिस्टेंस इज वेरी लो, और इसी दो कारण से सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। आप बहुत आसानी से लिखेंगे कि इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिल्वर, ध्यान से सुनना, इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिल्वर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are responsible for the free flow of electric current through the crystal lattice. And the second one is the resistance of the silver is very low. And due to these two reasons, silver is good conductor of electricity. कि चूंकि सिल्वर के क्रिस्टल लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो करंट को आसानी से फ्लो करा सकते हैं, और दूसरा कि सिल्वर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और इन्हीं दो कारणों से सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स तो हम आपको पहले अवेलेबल करा दिए हैं, जो हम बता रहे हैं समझा रहे हैं वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कॉपी पे नोट कर लेना, और एक बार पढ़ के दोबारा से लेक्चर देख लेना, तो आपको जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद करने का काम तो आप ही को करना होगा, हम आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, 2 बार 4 बार, आप जितनी बार कहोगे ना हम क्लियर कर देंगे, समझाएंगे, लेक्चर आप जितना कहोगे उतना दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन को याद करने का काम आपका खुद का होगा। जो हम नोट्स भेज रहे हैं उसको नोटबुक पे नोट कर लेना, याद करके एक आध बार खुद से लिखना, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन LiCl एंड KCl which have more ionic character या आयनिक नेचर, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इन दोनों में आयनिक नेचर किसका ज्यादा है, तो योर आंसर इज लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर पोटेशियम क्लोराइड से ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किसका, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, एक्सप्लेन करना है कि किसका है और क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई भी रहेगा, तो आप क्या कहोगे, आप याद करो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे कि किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 11th में आप लोगों को पढ़ना था, और उसमें मे भी हो सकता है आप लोग जरूर पढ़े होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। और अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, हम रिवाइज करा दे रहे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो अब जान जाओ, किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है
वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब इसको अगर ये इस कारण से अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा, इससे बड़ा किसका? पोटेशियम का। इससे बड़ा किसका? सोडियम का। और यही कारण है कि लिथियम का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, पोटेशियम का उससे कम और सोडियम का उससे कम। यानी सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम क्लोराइड का होगा। क्यों होगा? बिकॉज lithium have a smaller atomic size and greater ionization nature, ionization potential या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ना पोलराइजेशन नेचर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या इसके जगह पे पोलराइजेशन नेचर ये भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। किसी बुक में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर देगा और किसी बुक में क्या पोलराइजेशन नेचर कर देगा, तो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर एंड व्हाई, तो आंसर क्या होगा कि द लिथियम क्लोराइड हैव मोर या ग्रेटर आयनिक नेचर देन पोटेशियम क्लोराइड। एंड व्हाई का आंसर क्या होगा कि वी नो दैट इन ग्रुप 1, अगर आप थोड़ा लंबा लिखना चाहें तो आपको जो आंसर लिखा है वो छोटा लिखा है। अगर छोटा लिखना चाहेंगे तो आप लोग सीधे आंसर पे आ जाएंगे। क्या कहेंगे कि सिंस द atomic size of lithium is smaller than potassium, but its ionization potential is greater than potassium, and therefore the lithium chloride is more ionic character than the potassium chloride. कि चूंकि लिथियम का परमाणु आकार एटॉमिक साइज पोटेशियम से छोटा होता है, लेकिन इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और यही कारण है कि लिथियम क्लोराइड मोर आयनिक कैरेक्टर का होता है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड से भी कम आयनिक नेचर होगा किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहे तो आप इसके बेस पर कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, पोलराइजेशन नेचर डिक्रीज करता जाता है, यानी सबसे ज्यादा लिथियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम सोडियम का, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे पोलराइजेशन नेचर क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका आंसर होगा लिथियम क्लोराइड। अगर इसको समझने में किसी को कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि लिथियम फॉर्म्स बीसीसी यूनिट सेल विद द एज 351 पीएम। पीएम बोले तो पिकोमीटर, यूनिट होता है मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका है तो किलोमीटर, उसके अलावा नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, बहुत सारे यूनिट होते हैं लेंथ के, डिस्टेंस के। तो खैर क्वेश्चन कर रहा है कि लिथियम एक बीसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है और उसमें सेल का जो एज है वो है 351 पिकोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। हो सकता है ये हम क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखे हैं और आपको जो क्वेश्चन हम भेजे लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम है। अब आंसर देखो, आपको क्या दिया हुआ है? एज दिया हुआ है, एज। और याद करो हम आपको जब पैकिंग इफिशियंसी कल का क्लास पढ़ाए थे, जिसका छूट गया हो वो कल का वीडियो देख लेना, लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है, आराम से 1 घंटा बैठ करके पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से देखना। कल जब हम आपको पैकिंग इफिशियंसी पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको बताए थे कि एज ऑफ द सेल रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से और रेडियस ऑफ द एटम रिप्रेजेंट किया जाता है आर से।
और कौन बताएगा बीसीसी में रेडियस और सेल के बीच क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला कोई बताएगा? आर और ए के बीच क्या फॉर्मूला होता है? कल पढ़ाए थे और बोले थे याद करना, काम आएगा। तो अगर किसी को याद है तो बताओ। बताए थे, याद कर लेना। आर बराबर √3a/4। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इन बीसीसी। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ये वाला आंसर होगा बीसीसी में। या देखो हम फिर से लिख देते हैं, कल हम पढ़ाए थे लेकिन एक बार हम फिर से लिख देते हैं, आप लोग याद रखना। सिंपल यूनिट सेल में फॉर्मूला होता है R बराबर a/2। बीसीसी में होता है R बराबर √3a/4 और एफसीसी में होता है R बराबर √2a/4। ये याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये ऐसा पूछ दे, या अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ दे कि आपको एज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और आपको रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। एज कितना दिया हुआ है? 351 पिकोमीटर। रेडियस निकालना है तो आर बराबर क्या? √3, ए की जगह पे 351/4। √3 का वैल्यू 1.732। रूट का वैल्यू तो याद रखना आप लोग को 8 क्लास में ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने के लिए दिया गया होगा। पता नहीं आप याद किए कि नहीं। दो को कम से कम जरूर याद रखना। एक √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दो को तो कम से कम याद करके रख लेना, क्योंकि दो को याद कर लोगे ना तो बहुत सारा आप लोग निकाल दोगे आसानी से। जैसे अगर √6 पूछे तो √2 इंटू √3 इसी दोनों से निकल जाएगा। अगर √8 पूछे तो लिख सकते हैं √8 को 2 का क्यूब, तो 3√2 यानी 3 इंटू 1.414। तो इस तरह से आप अगर √2 और √3 कम से कम याद रहेगा ना तो बहुत सारे का आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ठीक है, तो ये यही कहने का मतलब है कि ये दो को कम से कम रट के रखना। √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732 याद कर लेना। खैर यहाँ पे अभी हमको √3 यूज करना है तो पुट कर दिए 1.732 इंटू कितना 351 और बाई 4। हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आप लोग गुना करके 4 से भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे सीधे आंसर लिख रहे हैं 151.97 पिकोमीटर इज योर आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, जो कि चांस है कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको सीधे ऑप्शन पे टिक मारना होगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछा तो आप लोग को अगर ये समझने में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बात और ये बात इसमें हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो आपके नोट्स में नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 100। देखो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है ए जिसका एटॉमिक मास 100। वो जो एलिमेंट है वो बीसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है और उस बीसीसी यूनिट सेल का जो एज है, एज मतलब भुजा, लेंथ, इसका एक हर एज का जो लेंथ है वो है 400 पिकोमीटर। पीएम बोले तो पिकोमीटर, 400 पीएम लिखा है, पीएम बोले तो पिकोमीटर है। तो एज का लेंथ कितना है? 400 पिकोमीटर है। अब कहता है कि बताइए कि सेल का डेंसिटी कितना होगा, और अगर वो 10 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, उस एलिमेंट का कितना ग्राम आपको दे रहे हैं? 10 ग्राम एलिमेंट दे रहे हैं, तो उस 10 ग्राम एलिमेंट में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, D इज इक्वल टू होता है
ए जेड बाई एन ए क्यू। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है, डी बराबर ए जेड बाई एन ए क्यू। बुक में हो सकता है सिंबल में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, किसी किसी बुक में डी के जगह ऐसे रो कर देगा, तो सिंबल में चेंज हो सकता है, एब्रीविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए, दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। Na क्या होता है, Na इज एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। 11th में मोल कंसेप्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि मिस्टर एवोगाड्रो ने यह बताया था कि किसी भी सबस्टेंस के एक मोल में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने, 6.022। किसी किसी बुक में 22 के जगह 23 भी यूज करता है, इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। 6.022 या 6.023 दोनों अप्रॉक्स एक ही चीज है, इंटू 10 पे पावर 23। दिस इज एवोगाड्रो नंबर, यानी Na का वैल्यू फिक्स है, वो रट के रखना है। कभी भी अगर एवोगाड्रो नंबर का यूज करना हो तो यही वैल्यू यूज करते हैं, 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। ये क्या है, स्मॉल ए। अभी थोड़ी देर पहले वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाए थे, ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एज को। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा। क्वेश्चन में आपको कहता है एक बीसीसी यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है, बीसीसी। और अब बताओ बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कोई बताओ, हम पढ़ाए हैं। देखो अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एक होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। ये रट के रखना, सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम, बीसीसी में 2 एटम और एफसीसी में 4 एटम होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, परसों और कल दो क्लास आपका निकला है, 2 क्लास में हम ये सभी बातें पढ़ाए हैं। तो अगर याद नहीं होगा तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें हम पढ़ाए हैं कि कैसे किसमें होता है, सिंपल में 1 क्यों होता है, बीसीसी में 2 क्यों होता है, एफसीसी में 4 क्यों होता है। ये हम आपको सिंबल वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम आपको सीधे ये याद करा दे रहे हैं कि सिंपल में 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं और फेस सेंटर्ड में 4 एटम होते हैं, ठीक है। अब भी आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीसीसी यूनिट सेल कर रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एटॉमिक मास, क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है। Na तो पता है, एवोगाड्रो नंबर फिक्स होता है। और एज आपको दिया हुआ है कितना, 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। और जब पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पे पावर -10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 400 इंटू, या क्योंकि क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 10 मीटर, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 पे पावर -8 मीटर। ये 2 जीरो है, 100 से गुना हो जाएगा तो -10 में से 2 कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये मैथ का टर्म है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। अब हम बस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू Na कितना, 6.022 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई AQ कितना है, 4 इंटू 10 पर पावर -8 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये ऊपर हो जाएगा कितना, 200 बटे 6.022 10 पे पावर 23
ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 10 पे पावर 8 3 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 200 और बटे 6.022 10 पे सॉरी 6.022 इंटू 64 और 10 पे पावर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना 10 पे पावर हो जाएगा कितना, ये 10 पे पावर 23 और 10 पे पावर -24 तो 10 पे पावर हो जाएगा कितना -1 और -1 वाला जब ऊपर जाता है तो +1 हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ एक डाल देते हैं 0। अब इसको क्या कर दोगे कैलकुलेट कर दोगे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 2000 में इस दोनों से जब लगाओगे भाग आंसर आएगा 0.5, ये आपको आएगा 5.18 ग्राम पर मीटर क्यूब इज योर आंसर। यानी एक यूनिट सेल का मास, ये जो डेंसिटी निकला किसका, एक यूनिट सेल का निकला, और एक यूनिट सेल का मास लगभग कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 ग्राम लगभग। तो कहता है कि 10 ग्राम में कितने सेल होंगे, एक सेल का वजन लगभग 5 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितने सेल होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या करेंगे 10/5 यानी 2 बार में कट गया, कितने यूनिट सेल होंगे 2 यूनिट सेल होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बात पूछ रहा है, एक पूछ रहा है डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी आया कितना 5.18 ग्राम पर मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है 10 ग्राम सैंपल में कितने यूनिट सेल होंगे, तो कितने सेल होंगे 2 यूनिट सेल होंगे। दिस इज योर आंसर। तो इसको उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टेप में कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए इस तरह से सॉलिड स्टेट चैप्टर में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो हम आपको बता दिए, जितने क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए हैं इन 3 दिनों में, परसों कल और आज, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड के एग्जाम में, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसे गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा। अच्छा दूसरी बात, ये तो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स की कुछ बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के आएंगे। हालांकि पढ़ाने के दौरान हम आपको ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते चले हैं कि इसको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, फिर इसको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, हम बताते चले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टल, और ऑप्शन में रहेगा डायमंड, ग्लास, रबर, और ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या लिखोगे आंसर, तो बताओ आंसर क्या लिखिएगा। इसका आंसर लिखने के लिए आप एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स प्लस जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड मतलब कौन, जैसे NaCl, KCl, ये सब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं +-5, जितने भी मेटल होते हैं जैसे सिल्वर, सोडियम, आयरन, ये सब कौन होंगे मेटल। इसके अलावा डायमंड,
क्वार्ट्ज, ये सब क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। और रबर, प्लास्टिक, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब एमॉर्फस होते हैं। ध्यान रखना। तो आप बताओ इसमें कौन आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टल? कौन होगा इसका आंसर? कोई डायमंड। बताइए। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा क्रिस्टल, सॉरी ये डायमंड। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, स्टूडेंट ने यहां पे कंफ्यूज करता है। इसमें कंफ्यूज करता है, इसमें और इसमें एक ही जैसा लगता है देखने से, है ना? ये याद रखना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में जैसे ही ग्लास वर्ड यूज हो जाए ना, तो फिर वो क्रिस्टल नहीं होता है, वो एमॉर्फस हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन उसके क्रिस्टलाइन, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है। क्वार्ट्ज से ही क्वार्ट्ज ग्लास बन जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वार्ट्ज पूछे कि क्वार्ट्ज क्या है, तो क्रिस्टल है। और अगर पूछे कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, तो एमॉर्फस है। तो ये याद रखना, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब एमॉर्फस होंगे। जितने भी मेटल हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा कि बताओ कौन क्रिस्टल है। तो आप अगर ये दोनों नोट याद रखोगे तो आप आंसर पकड़ लोगे। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोट्स में नहीं होगा ये, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसा ही क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट मार दिया है, बदल दिया है। क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस, और ऑप्शन में दिया है डायमंड, ग्लास, ग्रेफाइट और ऑल ऑफ दीज। तो आप बताओ इसमें कौन होगा इसका आंसर? कोई आदमी बताइए। ग्लास। ग्लास करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? ग्लास होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। HCP नंबर ऑफ एटम्स आर, ऑप्शन में रहेगा 4, 6, 12 और 2। ये क्वेश्चन अगर रहे कि HCP में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हम आपको पढ़ाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, सिंपल यूनिट सेल में एक एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स सिंपल में होते हैं कितने? एक। बीसीसी में होते हैं कितने? 2। और एफसीसी में होते हैं कितने? 4। अब यही पर आपको ध्यान रखना है, ये जो एफसीसी कर है ना, इसको कभी कभी एचसीपी और कभी कभी सीसीपी भी लिखता है, कंफ्यूज नहीं करना। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड सेल, एचसीपी, एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो एफसीसी पूछे या एचसीपी पूछे या सीसीपी पूछे, आंसर क्या होगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इन एचसीपी द नंबर ऑफ एटम्स आर, पता चल गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। क्या कोई दिक्कत है?
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट मार ले लो, फिर हम एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सो फेरोमैग्नेटिज्म। और आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्लास शुरू जब हुआ था तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पढ़ाए थे, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन। और उसमें बोले थे कि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कौन बताएगा इसमें कौन फेरोमैग्नेटिक है? कोई बताओ जो आप पढ़े हो। CrO2। CrO2 करेक्ट, ये 4 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। CrO2 इज योर करेक्ट आंसर। ये बात हम आपको आज का पहला क्लास में ही पढ़ाए हैं, पहले क्वेश्चन में यही बात पढ़ाए थे, ये याद रखना होगा। क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। और भी होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, CrO2, ये सब होते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक यानी कि इसको चुंबक ना अपनी ओर कस के खींचता है, लेकिन ये तीनों तो सबको याद रहता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सबको पता है कि लोहा को चुंबक कस के खींचता है। इस वाले में स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, इसलिए ये याद रखने की चीज है। याद रखना CrO2 इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम बता दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बच रहे हैं जो हम आपको नोट्स भेजेंगे, ठीक है। आज आपको हम बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों भेज देंगे, उसको आप लोग देख लेना। हालांकि जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो बहुत हल्के होंगे, जो पढ़ाए हुए हैं, जो इन 3 क्लास में हम पढ़ाए हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। आप लोग एक बार देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप कहोगे कि सारा ऑब्जेक्टिव हमको समझ में आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से पहला चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब कल से हम लोग सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सब जानने के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में।